Good morning, students. Welcome to our third video of Class 7 History, Chapter 2, New Kings and Kingdom. Students, in the previous video, we have discussed about prasastis and land grants and warfare for wealth. Today, we will be discussing about the Cholas and the administration of the empire. Well, let us start. Students, can you tell me how was water supplied to the fields in the earliest time? Yes, water was supplied to the fields in the earliest times with the help of rivers, ponds and wells. And Persian wheel was also used in irrigation during the medieval period. बच्चों, आज आप सबको पता होगा कि आज हमारे पास सिंचाई के लिए तमाम नवीन संसाधन हैं। हम ट्यूबवेल, पंपिंग सेट इत्यादि का इस्तेमाल सिंचाई के लिए करते हैं, किंतु पहले के समय में ये सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। उस समय लोग नदियों, तालाबों और कुओं आदि के पानी का इस्तेमाल सिंचाई के लिए करते थे। ओके, नाउ कम टू द टॉपिक, द चोलास। Cholas were subordinate of the Pallava kings of Kanchipuram. Vijayalaya of the Chola family from Urayur, he captured the Kaveri Delta from Mutriyar in the middle of the 9th century. The successors of Vijayalaya conquered neighboring regions such as the Pandyan and the Pallava territories to the south and north. बच्चों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि चोल वंश सत्ता में कैसे आया। कावेरी डेल्टा में मुट्रियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे। उरैयार के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुट्रियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया। उसने यहाँ तंजावुर शहर और निशुम्भ सूदनी देवी का मंदिर भी बनवाया। विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूपों में बढ़ता गया। दक्षिण और उत्तर के पांड्यन और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिए गए। द मोस्ट पावरफुल चोला रूलर वाज राजा फर्स्ट। राजराज प्रथम, जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, सन 985 में राजा बना और उसी ने इनमें से ज्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया और उसके पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा और उसने गंगा घाटी और श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर भी हमला किया। इन अभियानों के लिए उसने एक जलसेना भी बनाई। Okay, now come to the next topic, splendid temples. The big temples of Thanjavur and Gangaikonda Cholapuram, built by Raja and Rajendra, are sculptural and architectural marvels. Now come to the next topic, agriculture and irrigation. The river Kaveri branches off into several small channels before draining into the Bay of Bengal. Water from these channels provide the necessary moisture for agriculture, particularly the cultivation of rice. Forests were cleared and land was leveled for agriculture in many areas. Wells were dug and tanks were constructed to collect रेन वाटर। अगर हम यहाँ पर सिंचाई व्यवस्था के बारे में देखें तो आपको पता चलेगा कि कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियां अपनाई जाती थीं। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए, कुछ अन्य जगहों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। Settlements of peasants called Ur became prosperous with the spread of irrigation agriculture. बच्चों, इस समय प्रशासन किस प्रकार संगठित था, इस बात को जानने के लिए हमें यह जानना जरूरी है कि किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थी, सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। इस तरह के गांवों के समूह को नाडू कहा जाता था। ग्राम परिषद और नाडू न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य करते थे। Rich landowners handled important offices of the state at the center. Grants of land to Brahmanas were looked after by an assembly or sabha of prominent Brahman landholders. वेल्लाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडू के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था और हमने देखा है कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मदेय प्राप्त हुआ है। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के
दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आई। प्रत्येक ब्रह्मदेय की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। ये सभाएं बहुत कुशलता पूर्वक काम करती थी। इनके निर्णय शिलालेखों में प्रायः मंदिर की पत्थर की दीवारों पर ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। Let's rewind what we have learned. Cholas were the subordinates of the Pallav kings of Kanchipuram. The most powerful Chola ruler was Rajaraja I. The big temples of Thanjavur and Gangaikonda Cholapuram, built by Rajaraja and Rajendra, are sculptural and architectural marvels. Settlement of peasants called Ur became prosperous with the spread of irrigation agriculture. Grants of land to Brahmanas were looked after by an assembly or sabha of prominent Brahman landholders. Now, I will ask some questions to you based on today's topic. Your first question is, who was considered as the most powerful Chola ruler? Your options are A. Babar, B. Rajendra, C. Rajaraja I, D. Prithviraj Chauhan. And your right answer is option C. Rajaraja I. Your second question is, group of dash called Nadu. Your options are A. Group of females, B. Group of villages, C. Group of males, D. None of these. And your right answer is option B. Group of villages. Your third question is, Cholas were subordinate of the dash kings of Kanchipuram. Your options are A. Cheras, B. Pallava, C. Chalukyas, D. None of these. And your right answer is option B. Pallava. Your fourth question is, Mutriyar held power in this delta region. Your options are A. Kaveri, B. Krishna, C. Mahanadi, D. Godavari. And your right answer is option A. Kaveri. Now it's time for practice. Your first question is, what kind of irrigation works were developed in the Tamil region? And your second question is, why are temples of Thanjavur and Gangaikonda Cholapuram famous? Students, we will be present soon with the video of next chapter. Thank you.